हाँ तो बॉयज एंड गर्ल कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। 40 दिनों की छुट्टियों में खूब मजे मना रहे होंगे। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्लास टेंथ के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम जानेंगे प्रकाश के ही बारे में। तो पहले देख लेते हैं इसमें कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप को हाउवट लगेगा कि हर टीचर यही बताता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। तो कैसी ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होती है, पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर जो दिया है ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पर हम ऊर्जा लिखे दे रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं कार्य करने के क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। अब ये ऊर्जा क्या होता है, जैसे हमें कोई कार्य करने के लिए किसी कार्य करने के लिए की क्षमता प्रदान करती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए चल रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सी ऊर्जा लग रही है, गतिज ऊर्जा लग रही है। हाथ से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो इसमें हमारी कौन सी ऊर्जा लग रही है, इसमें हमारी पेशीय ऊर्जा लग रही है। उसी प्रकार से देखिए ऊर्जा को बदला जाता है। जिस प्रकार से मानव मर जाता है तो दूसरे के शरीर में आत्मा कन्वर्ट हो जाती है, उसी प्रकार से ऊर्जा होती है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसे ऊर्जा एक से दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है और ना तो ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे पेशीय ऊर्जा, मार्कर नहीं चल रहा है, जैसे हमारा हो जाएगा पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा तो इसका सिंपली डिफिनेशन हो जाएगा हमारा मांसपेशियों के द्वारा लगने वाले ऊर्जा को ही हम पेशीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब क्या होती हैं, ऊर्जा होती हैं। तो अब इतना तो समझ गए। अब अगला टॉपिक, हाँ तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। अभी तक देख लिया हमने कि प्रकाश और ऊर्जा के बारे में अभी तक समझ लिया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश के प्रकार के बारे में। प्रकाश के गुण के बारे में। यहाँ पर हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। प्रकाश के गुण के बारे में अब हम जानेंगे। जैसे हमारे अंदर कौन सा गुण है, यानी क्वालिटी क्या है, हम जो है पढ़ाते हैं, ये सब हमारी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। तो ऐसे ही प्रकाश के क्या गुण है, यानी प्रकाश की क्या क्वालिटी होती है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं भैया। ये प्रकाश का जो पहला क्वालिटी है, यानी पहला गुण है, वो है प्रकाश एक सीधी व सरल रेखा में गति करती है। ठीक है। तनको यही नहीं होगा। प्रकाश जो होता है वो सीधे, एकदम सीधे गति करता है। सीधे व सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। और जो दूसरा क्वालिटी है प्रकाश की, वो है प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। जैसे हम क्या हो गए, हम हो गए एक पारदर्शी आदमी। जैसे अगवा से हमारे कोई फोकल लाइट मारेगा तो हमारा पीछे क्या बनेगा, तीक्ष्ण छाया बनेगा। तो प्रकाश जो होता है वो जब प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है। वही कौन, प्रकाश।
क्योंकि आर पार तो होगा नहीं। और तीसरा क्वालिटी क्या है प्रकाश की, तो क्वालिटी नहीं, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो कितना होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया हमारा निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब यही होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की गैस ना पाई जाए। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ, तो निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की गैस कोई भी ना पाई जाए, वही उसी को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देख लेते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश कहाँ कहाँ पर गति करता है? तो प्रकाश सबसे नंबर 1 पर कहाँ पर गति करता है? निर्वात में गति करता है। जिसका जितना कम अपवर्तनांक होगा वह वस्तु उस जगह पर उतना ही प्रकाश का परावर्तन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए निर्वात में निर्वात में जो होता है, निर्वात का अपवर्तनांक होता है हमारा 0। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 0। इसलिए इसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्यारे बच्चों। क्योंकि इसमें अपवर्तनांक जो होता है बहुत कम होता है, 0 के बराबर होता है, यानी ना के बराबर होता है। इसलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी सबसे तीव्रतम होती है। अब देखिए यहाँ पर जो गैस आता है हमारा सेकंड पे, गैस है, तो गैस क्या होता है? गैस वायुमंडल जो हमारे आसपास पाया जाता है, ये क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। ठीक है, तो ये गैस हो गया। अब द्रव यानी जल। अब जल में प्रकाश की चाल कितना दूर तक जाएगी? तो जल में जो होगा प्रकाश का जो तार होता है, वो प्रकाश का तार जल में कितना गहराई तक जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो द्रव होता है यानी लिक्विड, तो उसमें प्रकाश की चाल कितना जाएगी? 200 मीटर। ठीक है, तो उसके लिए तालाब खुदाने की क्या आवश्यकता? सीधे समुद्र का ही उदाहरण ले लेते हैं। 200 मीटर तक प्रकाश की चाल जाएगी। अब ये ठोस में कैसे प्रकाश जाएगा? ठोस जो होता है, अब ठोस में बताइए जरा कि ठोस में प्रकाश कैसे जाएगा? तो अरे भैया, तो जैसे लेंस में लेते हैं, लेंस में हमारा है चश्मा। जब लेंस लेते हैं तो उसमें जब प्रकाश डालते हैं तो आर पार सीधा हो जाता है। ठीक है, तो लेंस में जब लेंगे तो वह आर पार हो जाता है प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक, अभी तक हमने देखा प्रकाश व उसके क्वालिटी के बारे में, प्रकाश और उसके गुण के बारे में। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला क्या है? टकरा करके या लौटता है। ठीक है, टकरा करके लौटता है। दूसरा क्या है? कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। दुनिया की कोई भी वस्तु, अब जाइएगा आप कहीं पर तो लड़का सबको बुला के ये हम आइए थोड़ा, तो से एक सवाल करते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु दुनिया की हमें किसके कारण दिखाई देती है, या हम आपको देख पाते हैं या आप हमको देख पाते हैं, तो किसके कारण देख पाते हैं? तो दुनिया की यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे में, कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही क्या होती है? दिखाई देती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जब हम कैसे देख पाते हैं किसी चीज़ को? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उस पर प्रकाश पड़ती है, उससे हमारे आंखों पर टकराती है, तभी हम किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को देख पाते हैं। और तीसरा, ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है। यदि कोई पूछता है कि दुनिया की ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं, तो वो है ब्लैक होल, जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। और प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारा दर्पण।
प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? दर्पण होता है। यहाँ पर चश्मा लिख दिए थे, दर्पण। प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारा दर्पण होता है। अब हम जानेंगे कि दर्पण का निर्माण कैसे होता है। दर्पण का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें ग्लूकोज मिलाया जाता है। दर्पण के निर्माण में क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है ग्लूकोज मिलाया जाता है, और इसमें और उसके पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है या फिर कलई किया जाता है। तो अब हम आगे जानेंगे। यह प्रकाश का परावर्तन देख चुके हैं। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश जो आती है तो उसे कहते हैं हम आपतित किरण। कहाँ पर, किस पे बनेगी? तो ये समतल दर्पण पे बनेगी। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए टार्च हो गई, और इस पे जब लाइट दिया जाता है तो ये हो गई हमारी आने वाली किरण, तो ये हो गई आपतित किरण। और ये जो यहाँ से टकरा करके यहाँ को गई, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम आपतित कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित और ये हो गया आपतित किरण। ये हो गया हमारा आपतित किरण। आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं, और समतल दर्पण से टकरा करके जब जाते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में जो अभिलंब होता है इसे नॉर्मल बोलते हैं, इसे नॉर्मल बोलते हैं। ये बीच से बराबर कर देता है, काट देता है, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को हम परावर्तित कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है, कोण को हमेशा किससे मापते हैं? तो अभिलंब से मापते हैं। कोण को हमेशा अभिलंब से मापते हैं। इस पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए आपतित किरण जो है ये 10 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये हमारा जो आपतित किरण है ये हो गए 10 सेंटीमीटर के। तो इसमें परावर्तित कोण ज्ञात करना है, यानी आर की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर आई दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। अब जो हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वो है, किसी समतल दर्पण के तल से 10 सेंटीमीटर का कोण बनाती है, तो कोण आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि हमें ये क्या है, ये हो गया हमारा मान लीजिए समतल दर्पण, और ये हो गया हमारा अभिलंब। तो इसके बीच कितने अंश का कोण बनता है? ये अवलंब हो गया, तो इसके बीच में बनता है 90 अंश का कोण। ये लंब है तो अभिलंब हो जाएगा। और कितने अंश का बनाता है? तो 90 अंश का। यानी कि हमें आपतित किरण यदि ज्ञात हो जाएगी
तो परावर्तित कोण जो होगा वो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि आपतित किरण अपरावर्तित किरण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल बराबर, अब 90 अंश का होता है, 90 डिग्री लगा देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, 10 हो जाएगा। और जब 90 में इसे 10 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री हमारा आपतित किरण निकल के आ गया है। ठीक है, तो आपतित किरण कितना है, 80 डिग्री। तो परावर्तित किरण कितना होगा, उसी के बराबर का होगा, यानी कि ये भी 80 डिग्री का होगा। तो ये समझ गए। अब हम जानेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हमारी अगली टॉपिक है। हाँ तो भैया अब हम जानेंगे कि प्रकाश समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें पहला नंबर दिया है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब हाँ वस्तु का आकार, यहाँ पर फिर गलत हो गया था। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये समतल दर्पण के सामने रखी है, तो इसका आकार जो होगा वो भी इतना ही बड़ा रहेगा। इसलिए जो दिया है वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा क्या है, आभासी एवं सीधा होगा। और तीसरा प्रतिबिंब उतने पीछे बनेगा जितना वस्तु से दूरी होगी। मान लीजिए कोई वस्तु हो गई, प्रतिबिंब इतने पीछे बनेगा जितने वस्तु से दूरी होगी। और चौथा देख लेते हैं, पूरा शरीर को देखने के लिए, हमें अपने पूरे शरीर को देखने के लिए कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी। मान लीजिए यहाँ तो 1/2 यानी कि आधे दर्पण की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये 6 फीट का है, 6 फीट का है, तो इसे अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितना, तो इसका आधा यानी कि 1/3 फीट दर्पण की आवश्यकता होगी। तो अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, अगला टॉपिक जो हमारा है। अब हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। यानी ये हो गया अंदर की ओर और ये हो गया हमारा बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। गोलीय दर्पण का जो अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, ये एक कांच का टुकड़ा होता है जिसे जब काटा जाता है, जब बीच से अलग किया जाता है तो यही दो बन जाता है, एक बन जाता है उत्तल और एक हो जाता है हमारा अवतल। ये अंदर की ओर वक्रित होता है और ये बाहर की ओर हमारा क्या होता है, वक्रित होता है। इसलिए इसके दो पार्ट हो जाते हैं, ये गोलीय दर्पण के ही होते हैं। ये दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है उत्तल और एक हो जाता है अवतल। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। उत्तल का जो होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है। और उसी प्रकार से अवतल का हो जाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है ये अंदर की बाहर की ओर क्या होता है, उभरा होता है। ये हमारा अवतल हो जाएगा। अब हम उत्तल और अवतल देख चुके हैं। अब हमारा जो है अगला टॉपिक है, अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द के बारे में। जैसे ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया वक्रता केंद्र और यहाँ पर होता है फोकस, और ये होता है M1 M2 जो होता है
ये दर्पण का ध्रुव हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो P से निरूपित करते हैं इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ये कौन सा दर्पण है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है, क्योंकि यह बाहर से वक्रित है यानी कलाई किया गया है। यहाँ पर बाहर से कलई किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं यफ बराबर होता है R/2, यानी फोकस बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, इसे इस प्रकार से भी दे सकता है R/2 बराबर यफ भी करके दे सकता है आपको। और यहाँ पर देखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र जो होता है इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी फोकस दूरी कहलाती है। अगला टॉपिक, हाँ तो अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण का किरण आरेख, उत्तल दर्पण का किरण आरेख समझेंगे। ये जो उत्तल दर्पण होता है इसमें ये कौन सा दर्पण है, ये जो हमारा लिया गया है ये समतल दर्पण है। ये कौन सा होगा, बाहर की ओर से कलई किया गया है, इसलिए हमारा यह कौन सा हो जाएगा दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। इसमें जो होता है इसमें समस्त किरणें जब टकराती हैं यहाँ पर जब वक्रित पर टकराती हैं तो इसकी समस्त किरणें जो ला करके ये क्या करता है, यहाँ पर फोकस पे रख देता है। ये जो समस्त किरणें होती हैं इन्हें लाकर, जैसे देखिए यहीं से किरण आ रही है, यहीं यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही, तो यह सबको इकट्ठा करके यहाँ कहाँ पर रख देता है, फोकस पे रख देता है। हमारा जो है ये सब किरणें होती हैं इन्हें उठाकर फोकस पे रख देता है, इसलिए इसका जो है प्रयोग हो तो इसे हम उत्तल दर्पण को अभिसारी भी कहते हैं। और अभी किरण आरेख को बाद में समझेंगे। अब हम देखते हैं ये जो फोकस पे रखती है तो इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका जो प्रयोग होता है इसका प्रयोग जो है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है, ये जो नया ब्रांड चला है सोलर कुकर का, ये जो होता है इससे खाना पकाया जाता है। अब सोलर कुकर किस प्रकार का होता होगा, सोलर कुकर ऐसे होता है, इसे जब हम घाम में यानी धूप में जब रखते हैं तो प्रकाश की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, ये सबको ला करके ऐसे यहीं से आ रही है, सब तरफ से आएगी रोशनी, इसे एक ही ओर ला करके यहाँ पर सब ओर से ला करके ये क्या है, हमारा सोलर कुकर है। ये सब जगह से ला करके यहाँ पर रख देता है और इसके नीचे जो है ये जो ऊपर का कुकर के ऊपरी भाग में लगा रहता है ये वही भाग है, और इसके नीचे जो होता है खाना पक जाता है, गरम अच्छे से उबल जाता है। यहाँ पर आप चाय बनाइए, मैगी बनाइए, कुछ भी बनाइए, दाल चावल कुछ भी बनाइए यहाँ पर। तो अब दूसरा क्या है, यह प्रज्वलन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए प्रज्वलन के लिए यानी दहन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ रही है किरणें, अब कोई वस्तु है यानी कागज का टुकड़ा उठा करके यहाँ पर रखेंगे, यानी जब हम फोकस पे रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो आ रही थी समस्त किरणें इसे जब समतल इस दर्पण से जब टकराई तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पर एकत्रित हुए, फोकस पे एकत्रित हुए। और फोकस पे यहाँ पर क्या था, फोकस पे जो समस्त किरणें थे वो अधिक प्रबल होकर के यहाँ पर किसी भी वस्तु को जब रख देते हैं तो उसका दहन होने लगता है, परिणाम स्वरूप जलने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। अब टार्च की हेडलाइटों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसे देखने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग चेक करना भी आवश्यक होता है, नहीं तो सब मेहनत बेकार चला जाएगा। देखिए टार्च की जो हेडलाइट होती है, टार्च की हेडलाइटों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये टार्च हो गई, कैसे होता है टार्च है, ये टार्च हो गया हमारा। ठीक है,
टार्च की हेडलाइटों में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो टार्च का जो आगे का होता है, यानी कि जो ये शीशा होता है, ये फाइबर होता है जो कि कीड़े मकोड़ों को अंदर जाने से रोकता है। यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। इसका अंदर जो कटोरी होता है, कटोरी के बीच में एक बल्ब लगा रहता है और उसी कटोरी में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि टार्च की हेडलाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है। तभी तो पूरा एकत्रित करके एकदम फोकस मार देता है। कोई बैठा कोई रास्ते में खड़ा हुआ, उसका चौंधिया दीजिए आप, ठीक है, तो इसे आप समझ गए। अब इसका कुछ दंतिस्ट लोग भी यूज करते हैं। जैसे हमारे जब कहीं पर किसी का दांत वात दर्द करने लगता है तो वहाँ पर जाते हैं, तो दंतिस्ट जो होते हैं वे भी इसका मिसयूज करते हैं, ठीक है। छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा इसमें माइक्रोस्कोप हो जाता है। हमारे आसपास कई बैक्टीरियास होते हैं जिन्हें हम सीधे अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, उन्हें सबको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो उत्तल दर्पण में जिसका दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जो दंतिस्ट लोग भी उपयोग करते हैं और दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अभी हमारी दाढ़ी तो हल्का बड़ी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, करवाएंगे, फिर हम भी करवाएंगे। तो इसका जो होता है दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। यानी कि जो छोटी बारीक दाढ़ियाँ होती हैं उन्हें निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में अब हम जानेंगे, तो इसे इरेज कर देते हैं। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक वही है। अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण का किरण आरेख, यानी ये कौन सा दर्पण है, ये अंदर की ओर है, क्या है ये बाहर की ओर वक्रित है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। देखिए ये क्या होता है, अपसारी होता है। कहियों से प्रकाश की किरण आए तो ये इकट्ठा नहीं रखता है, यानी उसकी तरह अवतल दर्पण की तरह एकत्रित नहीं करता है। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये यहाँ फेंक दिया, यहाँ से आई यहाँ फेंक दिया, ये प्रकाश को फेंकने का काम करता है, ठीक है। तो कौन? यही अपसारी यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो स्ट्रेट लाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है ये स्ट्रेट लाइट में प्रयोग किया जाता है। अब स्ट्रेट लाइट नहीं जान पाएंगे क्या होता है, ये ऐसे शहरों में लगाया जाता है, ऐसे होता है जो पूरे रोड को किरण भरा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक सौर ऊर्जा बैटरा भी लगा देते हैं, दिन भर चार्ज होगा और शाम को ये जलने लगता है। तो यही होता है हमारा स्ट्रेट लाइट। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है, पूरा फैला देता है ये। तो कौन? वही स्ट्रेट लाइट। अब ये बड़ी इमेज को छोटा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी इमेज है, यानी फोटो है, तो इसे छोटा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। या साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बड़ी वस्तुओं को छोटा करने के लिए, जो उसमें बाइक वाइक में लगा नहीं रहता है, एक मिरर जो होता है वो, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? उसमें जो होता है हमारा उत्तल दर्पण रहता है। तो जैसे मान लीजिए उसके ये जो होता है बड़ी वस्तुओं को छोटा करता है। जैसे दर्पण जो होता है वो छोटा है और उसके अंदर बड़े चीज़ को अंटवाना है तो उसमें आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पीछे इतना बड़ा बोर्ड है, इसे छोटा करके दिखाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अब हम जानेंगे साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो शीशा होता है उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हमारा जो है अगला टॉपिक है।
तो अब हम जानेंगे भैया कि जो है दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे। अब हम इसके बारे में दर्पण सूत्र के बारे में, तो यही तो होता है I/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही तो होता है ना। जिसमें से F जो होता है ये होता है हमारा फोकस, और U जो V जो होता है ये क्या होता है, ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और U जो होता है हमारा ये होता है बिंब की दूरी, ये होता है वस्तु की दूरी, की दूरी। अब जो हमारा है वो है प्रकाश का अपवर्तन। अब इसे देख चुके हैं। हाँ तो भैया अब हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, ठीक है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। अपवर्तन का मतलब होता है आर पार। क्या होता है, आर पार। यदि टकरा करके जाती है तो वहां पर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है आर पार। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है आर पार जाना। जैसे अपवर्तन कहाँ कहाँ पर होगा, गैसों में होता है। गैसों में जब हम रात में जब सोते हुए देखते हैं चांद सितारों को, और जो अनेक तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, इन्हें जब हम देखते हैं यहाँ से तो कई धूल कण भी होते हैं और वहाँ तक कई गैसें होती हैं, जिनकी वजह से हमें क्या दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए नज़र दिखाई देते हैं। किस प्रकार से, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं वहाँ पर जो ग्रह होते हैं। तो उसमें क्या होता है हमारा, उसमें होता है प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। इसमें हो जाएगा ग्रहों का टिमटिमाना, ग्रह का टिमटिमाना। ग्रहों का टिमटिमाना। अब द्रव में क्या होता है, द्रव में जैसे जल लेते हैं यानी लिक्विड, जब जल में देखिए, देखा होगा आप लोगों ने कहीं पर फेयर से यानी कि मेले जो होते हैं तो वहाँ पर लड़का तो चूसिया बनाने के लिए क्या करता है, एक बाल्टी लेता है, उसी बाल्टी में यहाँ पर एक सिक्का डाल देता है। जैसे बाल्टी में पड़े सिक्के का तिरछा दिखाई देना, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है इसमें। मान लीजिए यह पानी भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा पानी भरा हुआ, तो ये जो सिक्का होता है ये सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। और जब यहाँ पर एक गिलास रखा होता है और यहाँ से ऊपर से जब मेले में होता है, जब ऊपर से जब पैसा डालते हैं सिक्का तो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्रवों में हो गया। अब गैसों में यानी कि अब ठोसों में देखते हैं कि ठोस में प्रकाश का अपवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो यदि लेंस लेते हैं यानी कि चश्मा, तो उसमें जो होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमारा इतना ही था। हाँ भैया, तो अब हम जानेंगे कि हम जानेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन का मतलब होता है एकदम पूरा कसके पकड़ा हुआ, ठीक है, इसे ही सघन माध्यम कहते हैं। और विरल क्या होता है, विरल का मतलब होता है दूर दूर, जिसे देहात और गांव में कहते हैं कझिन वो और बीरर वो, ठीक है। तो सघन माध्यम की परिभाषा क्या होती है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, हम विरल माध्यम कहते हैं। जिसका, अब आप देख लीजिए, जिसका अपवर्तनांक जितने ज़्यादा होगा वह उतने चमकदार होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा तो वह कम चमकदार दिखाई देगा। जैसे प्रकृति में हम लेते हैं तो प्रकृति में हमारा सबसे चमकदार जो होता है वो है हीरा। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, यानी डिपेंड करता है तो अपवर्तनांक पे, अपवर्तनांक, ये हमारा जो है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक है। जो प्रकृति में सबसे चमकदार होता है हमारा
हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, ठीक है। और कांच का जो स्लैब कांच जो होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है हमारा 1.5, ठीक है। तो इसका और इसका जब करवा देंगे तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? इससे कम थोड़ा हो जाएगा, तो इससे कम चमकदार होगा तो हमारा हीरा आ जाएगा। तो इसकी अपेक्षा ये सापेक्ष करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारा दे दिया जाता है पानी और वायु में। तो पानी का जो होता है वायु का जो होता है, तो वायु का है 1.003, ठीक है। और पानी का है 1.3। तो यहाँ पर जो वायु होता है ये वायु का होता है 3 × 10⁸ और वहीं पर जो पानी का होता है वो होता है 2 × 10⁸ शायद होता है। तो ये पानी का हो गया। तो जिसमें जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह वस्तु उतने चमकदार दिखाई देगी, और जिसमें अपवर्तनांक कम होगा वह वस्तु भी उतने कम चमकदार दिखाई देगी। तो अब हम जानेंगे कांच का आयताकार स्लैब। अब हम देखेंगे कि कांच का आयताकार स्लैब में अपवर्तन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया सघन माध्यम। जो वायु है ये हमारा क्या हो गया? सघन माध्यम, यानी विरल माध्यम। यह है विरल माध्यम। और ये जो कांच होता है ये होता है हमारा सघन माध्यम। ये सघन माध्यम हो जाएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा। जब विरल माध्यम से यानी कि यहाँ से कोई लाइट यहाँ से जब छोड़ी गई तो यहाँ पर अभिलंब है, तो अभिलंब जो होता है ये लाइट को इधर से दूर हटा देता है। और यह लाइट जो थी यहाँ से ऐसे ऐसे आकर के, और जब सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ पर जो है यह है वायु, यहाँ पर जब प्रवेश करती है तो यह जो होता है अभिलंब से दूर हट जाते हैं इधर। तो यही था हमारा आयताकार का उसमें कांच का आयताकार। अब हम जानेंगे कि अपवर्तनांक क्या हो। अपवर्तनांक तो अभी हम पिछले टॉपिक में देख ही चुके हैं। अब हम जानेंगे अपवर्तनांक में, ये हो गया हमारा विरल माध्यम, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। और यह किस पे है? तो ये हमारा जो है समतल दर्पण पे दिया हुआ है, ठीक है। समतल दर्पण पे दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसका स्नेल के नियम के अनुसार जानेंगे, ठीक है। स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू बराबर होता है, इसे बहुत लोग यू कहते हैं ना, यू नहीं म्यू होता है। तो ये होता है हमारा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई कितना दिया हुआ है? साइन आई जो है वो 60 अंश दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और साइन आर जो है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। तो इसमें म्यू का सूत्र लगा देंगे, यानी कि क्योंकि इसका फार्मूला है स्नेल का नियम के अनुसार है। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू बराबर साइन कितना दिया हुआ है? आई का मान दिया हुआ है 60। तो यहाँ पर बटे करेंगे, और क्या लगा साइन आर का मान कितना दिया हुआ है? साइन आर बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन आई का मान होता है, तो यहाँ पर साइन आई बराबर होता है जो हमारा वो होता है √3/2, 3/2। और साइन आर का जो मान होता है वो 30 का, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, √1/2 होता है। नहीं, ऐसे ही होता है हमारा, अंडर इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या बचा? √1/3। तो यहाँ पर सीधे अंडर में 3 लेंगे, ठीक। तो हमारा √3 आ गया है, ठीक है। 1 से 1 कट जाता, हाँ, तो 3/1 वैसे आया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे? √3 लिखेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। हाँ भैया, अब हम जानेंगे लेंस के सूत्र के बारे में। लेंस सूत्र,
ये क्या होता है, अवतल और उत्तल का जो होता है वो तो अभी बताए हैं। उत्तल का जो लेंस सूत्र होता है आई बटे एफ माइनस 1/v माइनस 1/0, यही होता है। तो अब तक क्लास लेने के लिए थैंक यू। भाई के काफ़ी मेहनत करने के बाद हमारा प्रकाश का चैप्टर कंप्लीट हो गया। भाई ने काफ़ी मेहनत किया, ये ऐसे ही मेहनत डट के करते रहें और आप सबका बाकी प्यार बना रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।